हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बायोटॉप यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लाइट रिएक्शन के ऊपर और डार्क रिएक्शन में कुछ डिफरेंस को हमने समझ लिया है। आज हम बढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के ऊपर कि लाइट रिएक्शन किस तरह से होती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना होगा, कहाँ पर की जाती है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि लाइट रिएक्शंस हैं वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होती है। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि इसमें वाटर क्या करेगा, टूटेगा। H2O है वो टूटेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को फ्री किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि लाइट रिएक्शंस होती है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, फ्लो करती है। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली चलेगा। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ से, तो ये हमने बात कही थी कि हमारे पास जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन यानी ल्यूमेन भाग होता है, उस थाइलेकोइड के ल्यूमेन भाग में एक वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स रहता है जो क्या करता है, आपका वाटर को तोड़ता है दो प्रोटॉन के अंदर, दो ही इलेक्ट्रॉन के अंदर और एक हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकलता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहाँ पर ल्यूमेन भाग में, किसके ल्यूमेन में, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आगे रन करते हैं और इन्हीं से हमारे पास क्या चलती है, आपकी लाइट रिएक्शन है वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करें कि लाइट रिएक्शंस है वो कंप्लीट किन स्टेप में होती है, कितने क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा कि लाइट रिएक्शंस होती है वो हमारे पास दो प्रकार से चलती है। एक वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपने पॉइंट पर नहीं आता है, उसे तो बोलते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन। और एक वो साइक्लिक रिएक्शन जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से चला है, जिस पॉइंट से चला है, उसी प्रोटॉन वापस उस पॉइंट पर पहुंच जाना है, यानी कि वापस से इलेक्ट्रॉन का यूज होती जाना, एक चक्र का चलते हुए जाना क्या कहलाता है, साइक्लिक रिएक्शन कहलाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर साइक्लिक रिएक्शन को मुख्यतः। और पहले थोड़ी सी बात और समझिएगा कि साइक्लिक रिएक्शन हमें कहाँ की पढ़नी है। वो देखिएगा कि ये हमारे पास थाइलेकोइड भाग है, इस तरह से सिक्के नुमा होती है। इस सिक्के नुमा के मेम्ब्रेन के बाहर एक लिपिड पाई जाती है, ये भी हमने देख लिया था। हमारे पास जो लिपिड होती है वो कौन सी होती है, आपकी ग्लूकोलिपिड होती है। इन्हीं ग्लूकोलिपिड्स के अंदर या इंटरनल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेम्ब्रेन है, ये हमने बात कर ली अप्रेस्ड मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बचती है वो क्या कहलाती है, नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन कहलाती है। जो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है इस जगह पर आपका जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो प्रेजेंट रहता है। और अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन में आपका कौन सा रहेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट रहेगा। यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम ये बोल सकते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वांटासोम है वो कहते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट और याद करा देता हूँ यहाँ पर कि क्वांटासोम्स है वो 3 पिगमेंट से मिलकर बना होता है। 3 पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और क्लोरोफिल आपका, क्लोरोफिल ना होकर यहाँ पर हम बोलते हैं उसको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और उसके बाद में होता है हमारे पास बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल ए के लगभग 180 मॉलिक्यूल होते हैं, इसके लगभग 70 मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, और इसके लगभग कहूँ तो हमारे पास टोटल 50 मॉलिक्यूल होते हैं, और लगभग 280 मॉलिक्यूल पिगमेंट है। ये आपस में जुड़ता है और जुड़कर किसका निर्माण करता है, आपका क्वांटासोम का निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है। और इसी क्वांटासोम भाग के अंदर बीच वाला रीजन्स जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, रिएक्शन पॉइंट कहलाता है। और इसी रिएक्शन पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि बीच वाला रीजन्स है ये हमारे पास रिएक्शन पॉइंट कहलाता है। इसके ऊपर जो भाग बना है आपका ये क्लोरोफिल ए का रीजन्स है, और यहाँ पर जो दूसरा भाग आपके पास बना ये क्लोरोफिल बी रीजन्स है, और इसके ऊपर जो बना है वो कैरोटीन है।
दोबारा देखिएगा कि ऊपर काला भाग बीटा कैरोटीन भाग हमने बनाया है, इसके नीचे का जस्ट भाग है वो हमारे पास क्लोरोफिल बी का बना है, इसके नीचे वाला भाग है क्लोरोफिल ए का बना है, और ये पॉइंट है वो आपका क्या कहलाया है, रिएक्शन पॉइंट कहलाया है। और इसी रिएक्शन पॉइंट पर जब लाइट 680 नैनोमीटर की पहुंचती है तो फोटो सिस्टम सेकंड एक्टिव होता है, और इसी पॉइंट पर जो 700 नैनोमीटर की लाइट पहुंचती है तो आपका फोटो सिस्टम क्या एक्टिव होता है, फर्स्ट एक्टिव होता है। कुछ ये बातें थी आपकी क्वांटासोम के ऊपर। अब इसी के बेस के ऊपर हमारे पास चलता है कि फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ प्रेजेंट है तो इसके पास 680 नैनोमीटर की लाइट पहुँचेगी। फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ प्रेजेंट है तो इसके पास 700 नैनोमीटर की लाइट पहुँचेगी। एक चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की थी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो आपका हमेशा ही प्लांट है वो विजिबल लाइट में करता है, और विजिबल लाइट हमारे पास कौन सी होती है, तो वो हम जो विबग्योर पढ़ते हैं वो हमारे पास कौन सी होती है, आपकी विजिबल लाइट होती है। लगभग इसका आंकड़ा हमें 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है वो देखने को मिलता है। 400 नैनोमीटर में वेवलेंथ होती है कम होती है, लेकिन एनर्जी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी यहाँ पर क्या कम है। जैसे जैसे आप 700 नैनोमीटर की तरफ जाओगे एनर्जी आपकी कम होती जाएगी और वेवलेंथ आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। ये हमने पिछली क्लासों में अपना डिस्कशन है वो कर लिया है। आज जो हम बात करेंगे वो लाइट रिएक्शंस के अंदर नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, वो हम करेंगे कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर रह गया पॉइंट, जो पॉइंट हम लेकर चले हैं कि हमेशा ही ध्यान रखना कि जिस पॉइंट को मैं नोट कर रहा हूँ यानी नॉन वो रिएक्शन करवाऊंगा अभी, उसके ऊपर बात करें तो हम इस रिएक्शन पॉइंट के इतने वाले भाग के ऊपर है वो हम बात करेंगे कि इस भाग में हमारे पास कैसे किस तरह के रीजन्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखना कि इस थैलेकोइड भाग के यहाँ वाला भाग है वो हमारे पास क्या कहलाया, आपका स्ट्रोमा रीजन्स कहलाया है, और इसके अंदर का जो रीजन्स है वो आपके पास क्या कहलाता है, यहाँ पर ल्यूमेन भाग है वो कहलाता है। तो ये आपका ल्यूमेन भाग हो गया, बाहर वाला स्ट्रोमा भाग हो गया। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे चलते हैं कि ऊपर की तरफ हम क्या मानेंगे, स्ट्रोमा भाग मानेंगे, और नीचे की तरफ इसमें क्या मानते हैं हम यहाँ पर ल्यूमेन भाग मानेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे की तरफ चलकर। एक जगह हम मानते हैं ऊपर की तरफ, हमने अभी कहा कि हम किस रीजन्स को मानेंगे, यहाँ पर आपके स्ट्रोमा भाग को मानेंगे। तो हम इसको ले लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ऊपर वाला भाग स्ट्रोमा है, इसके जस्ट नीचे वाला भाग जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है इसको हमने क्या मान लिया है, ल्यूमेन मान लिया है। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा रीजन है, ल्यूमेन है। ऊपर की तरफ कौन सा भाग है आपका, यहाँ पर स्ट्रोमा भाग है वो प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा देखिएगा कि ल्यूमेन्स के जस्ट यहाँ पर ये जो अप्रेज्ड मेम्ब्रेन है इस जगह पर हमारे पास कौन सा सिस्टम आया, आपका फोटो सिस्टम सेकंड है वो आ गया। जैसे इस फोटो सिस्टम सेकंड्स के ऊपर ध्यान रखना कि 680 नैनोमीटर की लाइट गिरती है, तो 680 नैनोमीटर की लाइट को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, रेड लाइट कहते हैं। जैसे ही यहाँ से आपकी लाइट गिरेगी, गिरने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वो हमेशा ही ध्यान रखना फियोफाइटिन के पास में इलेक्ट्रॉन है वो पहुँचते हैं। अब एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट आती है कि फियोफाइटिन है वो हमारे पास क्या होता है, किस तरह का होता है। तो ध्यान रखना कि ये एक मॉडिफाइड कलरलेस पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए का। जो क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, Mg2+ पाया जाता है सेंटर पॉइंट पे, लेकिन फियोफाइटिन के अंदर क्या होगा, वो Mg2+ यानी मैग्नीशियम आयन नहीं होके वहाँ पर आपके 2 प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, वो कलरलेस होते हैं। वो हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर बनती है, फियोफाइटिन बनती है। फियोफाइटिन पहला ऐसा होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम है वो करता है, यानी कहूँ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन सा है, आपका फियोफाइटिन है। उस फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो आपके पास, इसके बाद में प्लास्टोक्यूनोन ए कंपोनेंट होता है, और प्लास्टोक्यूनोन ए से वो इलेक्ट्रॉन निकलकर, अब ध्यान रखना किसके पास पहुंच जाएंगे, प्लास्टोक्यूनोन बी के पास वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। और वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे आपके कितने, तो ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। अब थोड़ी सी नीचे की तरफ आइएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की फोटो सिस्टम
सेकंड के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई। तो जैसे ही फोटो सिस्टम सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यहाँ पर एक एमिनो एसिड होता है, इसका नाम होता है हमारे पास कौन सा, टायरोसिन एमिनो एसिड है। ये टायरोसिन एमिनो एसिड क्या करता है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिव कर देता है। और ये वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स वाटर को क्या करता है, तोड़ता है, 2 प्रोटॉन में टूटेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब अकेला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्री हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या करता है, एक और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, जिससे 2 प्रोटॉन हमारे पास बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ऑक्सीजन बनता है। यानी टोटल स्टेप में कहूँ तो हमारे पास 4 तो प्रोटॉन बनेंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और क्या होगा, O2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आपकी फ्री हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन में से आपके पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ पहुँच गए, यानी फोटो सिस्टम आपका जो सेकंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए हैं, आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहती है कि हमारे पास जो स्ट्रोमा भाग है उसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और pH यहाँ पर क्या होता है, आपका कम होता है, क्योंकि ये तो आपको ही पता है pH आपस में एक दूसरे से क्या होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल रहती है। अब इसके बाद में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, वो देखना कि स्ट्रोमा भाग से इसने यहाँ पर क्या किया, 2 प्रोटॉन और लिए, और 2 प्रोटॉन लेने के बाद में जो प्लास्टोक्यूनोन बी था वो क्या हो चुका है, अब BH2 के अंदर कंप्लीट हो चुका है, यानी BH2 के अंदर वो बदल चुका है। जैसे ही प्लास्टोक्यूनोन बी है वो क्या हो गया, आपका हाइड्रोलाइज्ड हो गया, यानी कहूँ तो टोटली हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया। हाइड्रोजन को ग्रहण करने के बाद में ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया, और इसी तरह से हमारे पास इसके बीच में एक कंपोनेंट होता है, इसका नाम होता है हमारे पास साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स होता है। ये किससे बना होता है तो ध्यान रखना, साइटोक्रोम B6 और F या टाइप बी और टाइप सी हिम प्रोटीन होती है उनसे मिलकर बना होता है। टोटल कहूँ तो 2 फेरस सल्फर होंगे, 2 फेरस होगा, 2 सल्फर होंगे, 2 सिस्टीन होंगे, 2 हिस्टिडीन होंगे, इन सभी से मिलकर आपका क्या बना होता है, यहाँ पर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है वो बना है। तो जैसे इसकी एक्टिव साइट्स के ऊपर जैसे ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ, होने के बाद में अब क्या होगा, इस जगह पे जाएगा और PQBH2 है वो आपका बाइंड करेगा। जैसे इस जगह से बाइंड हुआ ये अपने किस में बदल देगा, वापस से PQB में बदल देगा। प्लास्टोक्यूनोन वापस से B में बदल दिया, और प्लास्टोक्यूनोन जैसे ही B होगा ये वापस जाकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो आगे की तरफ रन कर जाएंगे, और इसमें से जो प्रोटॉन निकले हैं वो क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ रन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ल्यूमेन भाग में कंपोनेंट होता है प्लास्टोसाइनिन जो घूमता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएंगे, आपके पास प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच गए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना कि साइटोक्रोम B6 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है आपका, यहाँ पर देखिएगा, साइटोक्रोम B6 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए 2 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट है, या 2 प्रोटॉन का क्या करता है, यूज करता है। किसकी बात कर रहा हूँ, साइटोक्रोम B6 की बात है वो कर रहा हूँ कि साइटोक्रोम B6 ने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए 2 प्रोटॉन का यूज किया। तो अब टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हम कितने ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो हमारे पास इस 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने के लिए कितने प्रोटॉन का यूज किया जाएगा, 2 प्रोटॉन का और यूज किया जाएगा। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ये किसके लिए हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उनके लिए। बचे कितने हमारे पास, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो वो भी इसके पीछे पीछे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर पीछे पीछे हमारे पास कितने प्रोटॉन और आ जाएंगे, 4। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को जब साइटोक्रोम B6 ने ट्रांसफ़र किया तो हमारे पास प्रोटॉन कितने यूज हुए हैं, 8 प्रोटॉन को कहाँ पर भेज दिया है, ल्यूमेन भाग के अंदर भेज दिया है। जिससे क्या हुआ, ल्यूमेन भाग की pH है वो क्या हो गई है, हमारे पास यहाँ पर कम हो गई है, यानी H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी बढ़ गई। इतने में ही आपका लाइट कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट आ जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास लाइट पहुँचती है आपकी कौन सी,
700 नैनोमीटर की लाइट पहुंचती है, जिसे हम फार रेड लाइट कहते हैं। और यहाँ से जैसे ये लाइट पहुंची, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ध्यान रखना, फेरस सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। प्लास्टोसाइनिन ने वापस ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिए, आपके फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास भेज दिए। अब इसी तरह से फेरस सल्फर का एक कंपोनेंट और होता है, 1 आ गया आपकी बार। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब सप्लाई होकर कहाँ जाएंगे, फेरस सल्फर 2 के पास जाएंगे। और 2 से वो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास इस स्ट्रोमा भाग की तरफ एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नाम होता है फेराडोक्सिन। इस फेराडोक्सिन को क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए। अब फेराडोक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो ध्यान से सुनना कि इस स्ट्रोमा भाग की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नाम होता है FNR, यानी इसका पूरा नाम बताऊं तो फेराडोक्सिन NADP। क्या नाम है इसका, टोटली हम कहें तो हमारे पास क्या नाम हुआ, NADP रिडक्टेज। यानी टोटल ये NADP को किस में कन्वर्ट करता है, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा वो ध्यान रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन फेराडोक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेंगे, FNR के पास। लेकिन स्ट्रोमा भाग से पहले से ही H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये FNR क्या करता है, टोटल 2 प्रोटॉन का और यूज करके NADP को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2 में। ये कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात हुई, 2 की। पीछे से 2 और आ रहा है, तो 2 और आ रहा है, तो हमारे पास NADPH2 कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गए हैं, 2 NADPH2 का मॉलिक्यूल है वो बन गया। जो इलेक्ट्रॉन हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकाला, वो घूमते 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 उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया है, NADPH2 का फॉर्मेशन है, वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिला है। यानी टोटल कहूँ तो अब हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, आपका NADPH2 का फॉर्मेशन है वो हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये हुआ कि इस ल्यूमेन भाग की पीएच का गड़बड़ हो गई। तो ल्यूमेन भाग की पीएच को कंट्रोल करने के लिए इसी भाग के स्ट्रोमा भाग में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका नाम होता है हमारे पास F0F1 पार्टिकल्स। यानी टोटल कहूँ तो उसका नाम है ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज होगा। ये क्या करेगा कि ये 4 प्रोटॉन तो ये रहे, और यहाँ पर कितने आए, 8 ये आए। तो ये 4 और 8 टोटल मिलाकर कितने प्रोटॉन हो गए, 12 प्रोटॉन का यूज करेगा और अपने अंदर से कहाँ भेज देगा, वापस से उसको स्ट्रोमा में। लेकिन जैसे ही अपने अंदर से 12 प्रोटॉन को भेजता है, यहाँ पर जो ATP साइकिल है वो चलता है, और ADP है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, ATP में। ADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ADP ATP में कन्वर्ट हुआ है, ध्यान रखना, तो एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 4 प्रोटॉन का यूज करते हुए एक ATP का निर्माण है वो यहाँ पर होता है। तो टोटल हमारे पास 12 प्रोटॉन है, तो कितनी ATP बनेंगी आपके पास, 3 ATP का निर्माण है वो होगा। यानी टोटल कहूँ तो हमने देखा नॉन साइक्लिक रिएक्शन, और नॉन साइक्लिक रिएक्शन में ये कहा कि हमारे पास एनर्जी का निर्माण हुआ है। एनर्जी कितनी बनी है, तो यहाँ लिखते हैं 2 तो NADPH2 बना है आपका, और 3 यहाँ पर क्या बनी है आपकी, ATP का निर्माण है वो हुआ है। यानी टोटल कहूँ तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम काम में आया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, वाटर का टूटा किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन फ्री हुआ। फोटो सिस्टम सेकंड भी काम आया, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम आया, 2 NADPH2 बन गए, और 3 हमारे पास क्या बन गई है, ATP बन गई है। तो ये हमारे पास कंप्लीट होती है आपकी कौन सी, यहाँ पर टोटली नॉन साइक्लिक रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कौन सी रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शन के ऊपर है, वो हमारी कंप्लीट बात रहेगी। थैंक यू।